गुड इवनिंग बच्चों। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारी एसएन कोचिंग क्लासेस में। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वह है पाचन ग्रंथियाँ। क्या है? पाचन ग्रंथियाँ। तो पाचन ग्रंथियाँ होती क्या हैं? तो कहते हैं कि पाचक रसों का स्राव करने वाली ग्रंथियों को, ठीक है, जो पाचक रस निकालते हैं, पाचक रसों का स्राव करने वाली ग्रंथियों को क्या कहते हैं? पाचन ग्रंथियां कहते हैं। समझा कि नहीं? तो जो ग्रंथियां पाचक रस निकालती हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? पाचन ग्रंथियां कहेंगे। ठीक है, समझा कि नहीं? अब ये जो पाचन ग्रंथियां होती है हमारे शरीर में मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होंगी? 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, इसमें जो हमारा पहला पाचन ग्रंथियां होती हैं वह होती है लार ग्रंथियां। क्या होती है? लार ग्रंथियां। दूसरी जो होती है वह होती है अग्न्याशय ग्रंथि। क्या होती है? अग्न्याशय ग्रंथियां। ठीक। इसके बाद आपका तीसरा होता है यकृत ग्रंथि। क्या होती है? यकृत ग्रंथि। ठीक है। तो जो पहली ग्रंथि होती है वह क्या है? लार ग्रंथि। इसे कहते हैं सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है। जो लार ग्रंथियां होती हैं, ठीक है, यह मानव में 3 जोड़ी, कितने जोड़ी? 3 जोड़ी, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। कितने जोड़ी हैं? 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाएंगी। और कहाँ पे पाई जाती हैं? मुख गुहा में। कहाँ पे? मुख गुहा में। तो मानव के मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं जो क्या प्रोड्यूस करेंगी? क्या प्रोड्यूस करेंगी? लार, सलाइवा। जो सलाइवा को मुक्त करती है, प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, जो हमारे भोजन के पाचन में सहायक होता है। समझ कि नहीं? तो हमारी जो लार ग्रंथियां होती हैं प्रतिदिन 1.5 लीटर लार, ठीक है, कितना? 1.5 लीटर लार हमारी अग्नाशय ग्रंथि में मुक्त किया जाता है। समझ कि नहीं? ठीक है। और जो लार होता है, लार में 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। पहला जो होता है टाइलिन। क्या होता है? टाइलिन एंजाइम। और जो दूसरा होता है वह होता है लाइसोजाइम एंजाइम। ठीक है। अब ये जो टाइलिन होता है, टाइलिन एंजाइम जो स्टार्च होता है, स्टार्च मतलब मंड, ठीक है, यह मंड का पाचन करने का कार्य करता है। मतलब मंड को तोड़ेगा, किसमें? माल्टोज में तोड़ता है। समझ कि नहीं? तो जो टालिन एंजाइम होता है यह मंड का पाचन करेगा, मंड को तोड़कर किसमें बदल देगा? माल्टोज में। और जो लाइसोजाइम एंजाइम होता है इसका कार्य होता है एंटी बैक्टीरियल गुण होता है इसमें। ठीक है, इनमें क्या होता है? एंटी बैक्टीरियल गुण होता है। मतलब कि जो हमारे मुख में जितने भी क्या आएंगे, बैक्टीरिया आते हैं, उनको मारने का यह कार्य करता रहता है। समझ कि नहीं? यह हो गया। इसके बाद देखिए हमारे जो लार का पीएच होता है, लार का जो पीएच होता है यह होता है 6.8 होता है। कितना होता है? 6.8 जोड़ी लार ग्रंथियां मानव के मुख गुहा में पाई जाती है। तो पहला होता है पैरोटिड, ठीक है, दूसरा होता है सबलिंगुअल, और तीसरा होता है सब मैंडिबुलर। ठीक है, समझ कि नहीं? अब देखिए जो पैरोटिड ग्लैंड होती है यह कहाँ पे पाई जाती है? हमारा जो ऊपरा जबड़ा होता है, ठीक है, ऊपरी जबड़े को हम क्या कहते हैं? मैक्सिलरी जा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैक्सिलरी जा बोला जाता है इस, ठीक है, जो मैक्सिलरी जा है उसके नीचे पाई जाती है। ठीक है, तो ये हमारा ऊपरी जबड़ा हो गया। ऊपरी जबड़ा के नीचे मतलब यहाँ पे कान के आसपास, समझे? दोनों साइड में कौन सी ग्रंथि पाई जाएगी? पैरोटिड ग्रंथि पाई जाती है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? कर्ण पूर्व ग्रंथियां कहते हैं। समझ कि नहीं? अब ये जो पैरोटिड ग्रंथियां होती हैं यह एक नलिका, एक्सटेंशन नलिका के द्वारा कहाँ पे खुलेंगी? जो हमारा मोलर होता है, सेकेंड मोलर, ठीक है, लास्ट से जो हमारा सेकेंड मोलर होता है उसी के पीछे वाले भाग में खुलता है। समझ कि नहीं? तो पैरोटिड ग्रंथि एक्सटेंशन नलिका के द्वारा हमारे मोलर वाले दांत के पीछे खुलता है। समझ कि नहीं? इसके बाद आपका आता है सबलिंगुअल, ठीक है, जिसे हम कहते हैं अधोजीवा ग्रंथि। तो अधोजीवा के नाम से ही पता चलता है कि यह जो ग्रंथियां होती है कहाँ पे पाई जाएंगी? जीवा के अगल बगल। ठीक है, तो ये हमारा जो जीवा होता है हम कह सकते हैं जो निचली जबड़ी है, ठीक है, निचला जबड़ा, ठीक है, निचला जबड़ा के अग्रभाग में, जीवा के
अगल बगल, ठीक है। तो ये एक जोड़ी ये सबलिंगुअल अधोजिह्वा ग्रंथि पाई जाती है, ठीक। यह जो खुलता है ये भी खुलेगी। एक नलिका होती है, उस नलिका का नाम होता है बर्थोलिन नलिका। क्या नाम होता है? बर्थोलिन डक्ट के द्वारा यह खुलती है, समझ नहीं, मुख गुहा में खुलेंगी, ठीक। इसके बाद तीसरा होता है हमारा सब मैंडिबुलर। सब मैंडिबुलर को क्या कहते हैं? अधो हनु ग्रंथि कहते हैं, ठीक है। तो जो हमारा सब मैंडिबुलर होता है यह कहाँ पे होगा? निचली जबड़ा के पश्च वाले भाग में, मतलब इधर पाया जाएगा, समझ नहीं, ठीक। तो जो सब मैंडिबुलर वाला है यह हमारे निचली जबड़ा के पश्च वाले भाग में पाया जाएगा। और यह एक नलिका होती है जिसे कहते हैं वार्टन्स नल, क्या कहते हैं? वार्टन्स नलिका, ठीक है। तो यह वार्टन्स नलिका के द्वारा जो हमारे कृंतक दांत होती है, कृंतक दांत, निचला कृंतक, ठीक है। तो जो हमारा निचला कृंतक होता है, मतलब सामने वाला जो दांत होता है उसके पीछे साइड में खुलता है, समझ नहीं। तो मानव में यही केवल 3 प्रकार की क्या पाई जाती है? लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, जो कि कितने होते हैं? 6 होंगे, 3 जोड़ी होती हैं, समझ नहीं। आ गया एक जोड़ी कर पूर्व ग्रंथि कहाँ पे पाई जाएगी? हमारी जो ऊपरी जबड़ा होती है, ठीक है, ऊपरी जबड़ा के पीछे वाले भाग, मतलब कान के नीचे, ठीक है, कान के नीचे पाई जाएगी, इसलिए इसको क्या कहते हैं? कर्ण पूर्व ग्रंथि कहते हैं, ठीक है। समझ नहीं। कितना जोड़ा होगा भैया? यह एक का जोड़ा होगा ना। एक सभी जितनी भी 3 जोड़ी होगा करती है, एक एक जोड़ा सब रहेंगे, ठीक है। तो जो पहला है क्या है? एक जोड़ा है, ठीक। यह जो होता है किस नलिका के द्वारा खुलती है? स्टेंसन्स। कौन सा? स्टेंसन्स नलिका, इसे डक्ट कहते हैं। स्टेंसन्स नलिका के द्वारा कहाँ पे खुलेगी? हमारी जो द्वितीयक, कौन सा? द्वितीयक मूलर, मतलब चर वड़क दांत होता है, उसके पीछे वाले साइड में खुलता है, ठीक है। कहते हैं विषाणु का संक्रमण हो जाने पर जब वायरस अटैक कर देता है इस ग्रंथि में, तो हमको एक रोग हो जाता है जिसे कहते हैं गल सुआ, ठीक है। क्या कहते हैं? गल सुआ रोग कहते हैं। तो विषाणुओं के संक्रमण से कर्णपूर ग्रंथियां क्या होती हैं? फूल जाती हैं, जिसे हम लोग गल सुआ रोग कहते हैं, ठीक। इसके बाद आपका दूसरा जो है वह होता है अधोजिह्वा ग्रंथि। कौन सी? अधोजिह्वा ग्रंथि, ठीक है। अब जो अधोजिह्वा ग्रंथि होती है इसको अंग्रेजी में कहते हैं सब लिंगुअल ग्लैंड, ठीक है। अब यह जो ग्रंथि होती है भैया, तो यह ग्रंथि निचली जबड़ा की, ठीक है, निचली जबड़ा के अग्र वाले भाग में, मतलब आगे वाले भाग में पाई जाती है। तो एक जोड़ी यह भी होगी। एक जोड़ी अधोजिह्वा ग्रंथियां हमारे निचली जबड़ा के अग्र भाग में पाई जाती हैं, जो जीभ के अगल बगल होते हैं, ठीक है। समझ कि नहीं? कहते हैं कि यह सबसे छोटी ग्रंथि होती है, ठीक है, सबसे छोटी ग्रंथि, ठीक। कौन होती है? यही, मतलब लार ग्रंथियों में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? अधोजिह्वा ग्रंथि होती है, ठीक है। यह क्या करती है? यह कौन सी नलिका के द्वारा खुलेगी भैया? बर्थोलीन नलिका के द्वारा, ठीक है। बर्थोलीन कहिए या फिर रिवीनस, या फिर कहते हैं रिवीनस, ठीक है। तो रिवीनस नलिका के द्वारा या बर्थोलीन नलिका के द्वारा कहाँ पे खुलेगी? हमारे मुख गुहा में खुलती है, ठीक है। इसके बाद हमारा जो तीसरा होता है वह कौन सा होता है? सब मैंडिबुलर। कौन सा होता है? सब मैंडिबुलर, ठीक है। चलिए देखते हैं सब मैंडिबुलर क्या होती है। जो तीसरी ग्रंथि होती है जिसे कहते हैं अधोहनु ग्रंथि। क्या कहते हैं? अधोहनु ग्रंथि, सब मैंडिबुलर, ठीक है। इसका नाम मैंडिबुलर देखिए क्यों पड़ा है? देखिए, क्योंकि ये जो ग्रंथि होती है ये हमारी जो निचली जबड़ा होती है, निचली जबड़ा को हम कहते हैं मैंडिबुलर जा, और जो ऊपरी जबड़ा होती है उसको मैक्सिलरी जा कहते हैं। तो यह निचली जबड़ा के पश्च वाले, मतलब पीछे वाले भाग में पाया जाता है, इसलिए इसको हम कहते हैं सब मैंडिबुलर ग्लैंड कहते हैं, समझ आई नहीं। तो यह जो ग्रंथियां होती है भैया, यह ग्रंथियां, ये भी कितनी होंगी? एक जोड़ी होंगी। कितनी होंगी? ये भी एक जोड़ी होंगी। तीनों ग्रंथियां कितनी पाई जाती हैं? एक एक जोड़ी पाई जाती हैं, इसलिए 3 पेयर होता है, समझ नहीं। तो ये जो ग्रंथियां होती हैं यह एक नलिका होती है जिसे कहते हैं वार्टन्स नलिका। कौन सा? वार्टन्स नलिका के द्वारा यह कहाँ पे खुलेगी? यह हमारा जो कृंतक दांत होता है, निचला
ठीक है। जो हमारा निचला कृंतक दांत होता है, मतलब 4 दांत जो सामने वाले होते हैं उसे कृंतक दांत कहते हैं। ठीक है। तो जो निचला कृंतक दांत होता है उसके पश्च भाग में खुलेगा, समझ नहीं। तो निचले कृंतक कृंतक दांत के पश्च भाग में पीछे खुलते हैं, समझ नहीं। तो ये जो नलिकाएं ये जो ग्रंथियां होती हैं कौन सी नलिका के द्वारा, वार्टन्स नलिका के द्वारा निचले कृंतक दांत के पीछे खुलते हैं, समझ कि नहीं। अच्छा, ये तीनों ग्रंथियां मिलकर क्या करेंगी भैया बताइए जरा तो। हाँ, ये तीनों ग्रंथियां मिलकर लार का स्राव करती हैं। और ये जो लार होता है, ठीक है, यह जो लार होता है यह हमारे मुख गुहा को चिपचिपा बनाए रखने का कार्य करता है। तो हमारी जो मुख गुहा होती है, ठीक है, उसको चिपचिपा बनाए रखेगी, हमारे मुख गुहा को साफ बनाए रखती है, हमारे दांतों को साफ बनाए रखने का कार्य करती है, समझे। तो सेकेंड जो होता है हमारा वो क्या होता है, अग्न्याशय ग्रंथि, ठीक है, पैंक्रियाज होती है। ठीक है। तो जो अग्न्याशय ग्रंथि होती है इसकी लंबाई कितनी होती है, इसकी लंबाई 12 से 15 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है, 12 से 15 सेंटीमीटर लंबी होती है। ठीक है। तो यह मछली के आकार का कहिए, कौन से आकार का, मछली के आकार का, या फिर कह सकते हो आप लोग पत्ती के आकार का भी होता है। किसके आकार का, पत्ती के आकार का। ठीक है। यह चपटा होगा, ठीक है, चपटी गुलाबी रंग की, कैसी, चपटी गुलाबी रंग की क्या होती है, मिश्रित ग्रंथि होती है, मिश्रित ग्रंथि होती है, समझे कि नहीं। ये हमारा हो गया अमाशय। क्या होता है अमाशय, इसके ऊपर होता है कौन सी नली, ग्रास नली होती है, ओइसोफेगा जिसे कहते हैं। ठीक है। यह होता है डुओडेनम। क्या होता है, डुओडेनम। डुओडेनम को हम लोग ग्रहणी कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रहणी। तो इसके नीचे ही यहाँ से एक पत्ती के आकार की एक संरचना पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम अग्न्याशय कहते हैं। क्या कहते हैं, अग्न्याशय कहते हैं। अग्न्याशय के बगल में ही यहाँ पे एक पाई जाती है स्प्लीन। क्या पाई जाती है, स्प्लीन पाई जाती है, जिसे हम कहते हैं प्लीहा। क्या बोला जाता है, प्लीहा बोला जाता है, समझ में आ गया नहीं। तो इसके बगल में ही प्लीहा पाई जाती है, अग्न्याशय के बगल में ही, जिसे कहते हैं भैया कब्रिस्तान बोला जाता है। किसका कब्रिस्तान, रक्त का कब्रिस्तान होता है यह, समझ में आ गया नहीं, स्प्लीन। ठीक। अब देखिए, हाँ, इसका जो भार होता है, ठीक है, इसका जो भार होता है सामान्य व्यक्ति में 60 से 90 ग्राम, कितना होता है, 60 से 90 ग्राम होता है। एक सामान्य व्यक्ति में जो अग्न्याशय ग्रंथि का भार होता है वो कितना होता है, 60 से 90 ग्राम का होता है। ठीक। हाँ, अब इसके बाद कहते हैं कि जो हमारी अग्न्याशय ग्रंथि होती है यह प्रतिदिन कितना, 1.2 से 1.5 लीटर, ठीक है, अग्न्याशयी रस का स्राव करती है। कितना निकालती है भैया, 1.2 से 1.5 लीटर अग्न्याशयी रस का स्राव करती हैं, जिसका पीएच कितना होता है, 7.5 से लेकर 8.3 होता है। कितना होता है, 7.5 से लेकर 8.3 होता है। तो हमारी जो अग्न्याशय ग्रंथि के द्वारा स्रावित रस होता है अग्न्याशयी रस कहते हैं। अग्न्याशयी रस का जो पीएच होता है 7.5 से 8.3 होता है, समझ आया। ठीक है। अब कहते हैं कि अग्न्याशय जो होती है, अग्न्याशय में 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। कितने प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, 2 प्रकार की सेल पाई जाएंगी। एक होता है एक्सोक्राइन सेल, कौन सा, एक्सोक्राइन सेल, ठीक। और जो दूसरा होता है वह हमारा होता है इंडोक्राइन सेल, ठीक है, इंडोक्राइन सेल। ठीक। अब देखिए, जो एक्सोक्राइन सेल होता है यहाँ पे देखिए, अब अग्न्याशय एक अंग है, तो अंग भैया कोशिका से मिलकर बना होगा, कोशिका से या फिर कह सकते हो ऊतक से मिलकर बना होता है। ठीक है। तो यहाँ पे सेल कहिए या टिश्यू कहिए एक ही मतलब हो गया, समझ नहीं, क्योंकि जो हमारी टिश्यू होती है वह सेल से ही मिलकर बनी होती है ना। तो हमारी अग्न्याशय ग्रंथि में 2 प्रकार की सेल या टिश्यू पाई जाती है। एक होता है एक्सोक्राइन, दूसरा होता है इंडोक्राइन। एक्सोक्राइन को बाह्यस्रावी कहते हैं। क्या कहते हैं, बाह्यस्रावी। ठीक है। और जो इंडोक्राइन होता है उसको कहते हैं अंतःस्रावी। ठीक है। तो यह अंतःस्रावी कोशिका और यह बाह्यस्रावी कोशिका होती है। ठीक है। तो एक्सोक्राइन जो ग्लैंड होती है ना, यह एक डक्ट, इसमें मतलब नलिका सहित पाई जाती है। ठीक है। जैसे हम कोई मान लेते हैं, एक हमारा एक जगह हो गया या कोई हम प्लेस मान लेते हैं हमारे शरीर में, ये है
और यहाँ पे पाई जाती है बी। ठीक है, तो यहाँ से अगर कोई एंजाइम निकाला जाएगा यहाँ पे भेजने के लिए, तो यह एक नलिका के माध्यम से ए से बी पे आती है, तो इसे हम कहते हैं क्या, एक्सोक्राइन। क्या कहा जाता है, एक्सोक्राइन, मतलब बाह्यस्रावी बोला जाता है। समझा कि नहीं, समझ आया। तो यह होता है बाह्यस्रावी। बाह्यस्रावी का मतलब यह हुआ कि इनमें एक स्थान से दूसरे स्थान पे किसी भी प्रकार के एंजाइम को भेजने के लिए क्या पाई जाती है, नलिकाएं पाई जाती हैं। समझ आया। और जो हमारा इंडोक्राइन होता है, इंडोक्राइन का मतलब यह होता है कि यह इनमें कोई नलिकाएं नहीं पाई जाती हैं। यहाँ पे प्लेस ए है और बी के पास भेजना है, तो यह सीधा क्या करेगा, ब्लड में भेज देगा। ठीक है, यह हमारा ब्लड हो गया। क्या हो गया, ब्लड। अब इसी ब्लड में भेज दिया कोई हार्मोन्स, अब ये यार ब्लड हमारा यहाँ पे चला गया। ठीक है, हमारा ऐसे टलता रहेगा, जिसको जरूरत पड़ेगी वो ले लेता है। समझा कि नहीं। तो यह जब ब्लड के माध्यम से जाएगा तो उसको हम इंडोक्राइन, और जब नलिका के माध्यम से जाएगा उसको हम एक्सोक्राइन कहते हैं। समझा कि नहीं। ये दो प्रकार की ग्रंथियां होती हैं, ये आगे चलकर आपको ढेर सारा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अग्न्याशय में यही दोनों, एक एक्सोक्राइन और एक इंडोक्राइन पाए जाने की वजह से इसको मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। समझ नहीं, इनमें दोनों पाई जा रही है, इसलिए एक ऐसी है मिश्रित ग्रंथि है। ठीक है, तो जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है यह है ट्रिप्सिनोजेन। ठीक है, ट्रिप्सिनोजेन। ठीक है, अब एंजाइम है सब, ये सब क्या है, एंजाइम है। ठीक, ट्रिप्सिनोजेन हो गया। और देखेंगे एमाइलेज होता है। ठीक है, कौन सा, एमाइलेज। ठीक, इसके बाद हमारा होता है लाइपेज। क्या होता है, लाइपेज। ठीक है, उसके बाद न्यूक्लियेज। क्या होता है, न्यूक्लियेज। ठीक है, ये सब एंजाइम क्या करेगा, यह मुक्त करता है। तो मानव की जो एक्सोक्राइन, ठीक है, सेल होती है अग्न्याशय की, वह क्या क्या मुक्त करेगी, ट्रिप्सिनोजेन एंजाइम मुक्त करेगी, एमाइलेज एंजाइम मुक्त करेगी। ठीक है, एमाइलेज का मीनिंग गलत हो रहा है क्या, AMYLASE होता है ना। ठीक है, एमाइलेज। ठीक है, एमाइलेज यह मुक्त करेगा, लाइपेज मुक्त करता है, न्यूक्लियेज मुक्त करता है। ठीक है, ये सब जितने भी होते हैं सभी क्या करते हैं, भोजन के पाचन में अपना भूमिका निभाते हैं। समझ नहीं। पैंक्रियाज की जो इंडोक्राइन सेल होती है इसको लैंगरहैंस की दीपिका भी कहते हैं, लैंगरहैंस की द्वीपिका। ठीक है, इसके नाम से भी जानते हैं, दीपिका। ठीक है, इसको लैंगरहैंस की दीपिका के नाम से भी जानते हैं, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है, जो यह पूरे अग्न्याशय का 1 से 2% भाग बनाता है। ठीक है, अब समझिए पूरा अग्न्याशय है, अब इनमें से 1 से 2% भाग केवल यही बनाएगा, इंडोक्राइन। ठीक है, लैंगरहैंस की दीपिका है, बाकी सब कौन रहता है, एक्सोक्राइन होता है। समझ में। तो जो ये जो लैंगरहैंस की दीपिकाएं होती हैं, इनसे 2 प्रकार का हार्मोन मुक्त होता है। कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। एक होता है इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन, और जो दूसरा होता है उसे हम कहते हैं ग्लूकागॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लूकागॉन कहते हैं। समझा कि नहीं। तो ग्लूकागॉन और इंसुलिन 2 प्रकार के हार्मोन मुक्त होते हैं। समझा कि नहीं। ठीक, अब देखिए जो इंसुलिन का स्राव होता है, मानव के अग्न्याशय से जो इंसुलिन निकलता है यह बीटा सेल से निकलेगी। अग्न्याशय की कौन सेल से, बीटा सेल से निकलेगी। ठीक है, जो ग्लूकागॉन होता है इसका जो स्राव होगा यह अग्न्याशय की अल्फा सेल से निकलेगा। किससे निकलेगा, अल्फा सेल से निकलेगा। अच्छा, इंसुलिन क्या करता है भैया, क्या करेगा, इंसुलिन हार्मोन जो होती है यह ग्लूकोज को, किसको, ग्लूकोज को किस में बदलेगा, ग्लाइकोजन में बदलता है। किस में बदलता है, ग्लाइकोजन में बदलता है। और यह जो ग्लाइकोजन होता है ये कहाँ पे स्टोर होता है, यकृत में स्टोर होता है। कहाँ पे स्टोर होगा, यकृत में स्टोर होता रहता है। समझ नहीं। जबकि जो हमारा ग्लूकागॉन होता है यह क्या करता है, यह ग्लाइकोजन को, किसको, ग्लाइकोजन को किस में बदलेगा, ग्लूकोज में बदलेगा। समझ आ रहा है कि नहीं। देखिए कहते हैं जब किसी को मधुमेह है, जिसे कहते हैं डायबिटीज, ठीक है, मधुमेह है, शुगर का जिसको रोग हो जाता है, ठीक है, उसको इंसुलिन दिया जाता है। इंसुलिन का इंजेक्शन आता है, उसको लगाया जाता है यहाँ पे नाभि के अगल बगल पेट में। समझा कि नहीं। इंसुलिन क्या होता है, जब किसी व्यक्ति में इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है तो उसके शरीर में जो शुगर लेवल होता है क्या होता है, वह बढ़ जाता है। समझा कि नहीं। तो उसको मधुमेह रोग हो जाता है,
शुगर वाला बीमारी हो जाती है, डायबिटीज हो जाती है। उसको कम करने के लिए डॉक्टर लोग क्या करते हैं, इंसुलिन का इंजेक्शन देते हैं, समझ नहीं। जब इंसुलिन बराबर रहेगा तब हमारा ग्लूकोज भी क्या रहता है, मेंटेन रहता है, ठीक है। तो जब शुगर लेवल हाई हो जाता है उसे हम कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। क्या कहते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया कहा जाता है, ठीक है। और जब शुगर लेवल डाउन हो जाता है तो उसको कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। क्या कहते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है। मतलब शुगर लेवल ऊपर हुआ हाइपर, और शुगर लेवल डाउन हो गया हाइपो, ठीक है। अब ये देखिए ग्लूकागान, अभी आपको बताया जा रहा था, ग्लूकागान जो होता है ये क्या करता है, जैसे आपने खाना वाना नहीं खाया 2 दिन, ठीक है, तो ये जो ग्लाइकोजन था वो कहाँ पे था, यकृत में स्टोर था, ठीक है। अब क्या करेगा कि ग्लूकागान, जब खाना नहीं खाए हैं, हमको एनर्जी चाहिए होगा, ग्लूकोज चाहिए होगा, तो यह ग्लाइकोजन को किस में बदल देगा, ग्लूकोज में बदलेगा। अब यह जो ग्लूकोज होता है फिर क्या होता है, टूटेगा किस में, ग्लूकोज। देखिए अगर आप लोग देखेंगे C6H12O6 होता है ना, इसको अगर हम ब्रेक डाउन करेंगे, तोड़ेंगे, तो हमको क्या मिलता है, CO2 मिलता है, H2 मिलता है, प्लस एनर्जी मिलती है। क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है ना। खाना पीना नहीं खाओगे तब पर भी एनर्जियाँ मिलती रहती है। 2 दिन 4 दिन का कत्ता जी लेते हो, समझ नहीं, का महीना भी जी लोगे घास फूस खाई के गुरु जैसा, ठीक है, समझ नहीं। लेकिन ये जो ग्लूकोज होता है ना, यही ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, फिर ग्लूकोज से हमको एनर्जी मिलती रहती है, समझ नहीं। ये था हमारा अग्न्याशय ग्रंथि, क्लियर है, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।